नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। प्रदेश आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज से 55 साल पहले पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल मीडिया के सामने मुखातिब हुए और प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हरियाणा आज 55 साल का हो गया। प्रदेश आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग राज्य के तौर पर हरियाणा अस्तित्व में आया और देश का 17वां राज्य बना। कभी हरियाणा की पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों तक सीमित थी। बुनियादी सुविधाएं न के बराबर थी, लेकिन 55 वर्ष के सफर में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर कभी हरियाणा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रदेश वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। आज हरियाणा दिवस है, 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहां भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान सीएम ने कहा कि एसवाईएल को पंजाब हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। प्रदेश को अपने हक का पानी मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब कोर्ट को नहर निर्माण को लेकर फैसला सुनाना है। कभी भी इसे सुनाया जा सकता है। हमें पानी मिलकर रहेगा। सीएम ने कहा कि जल प्रबंधन को लेकर उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि कई क्षेत्रों में प्रदेश नंबर 1 है। 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीजों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। अपनी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि इस दौरान कठिन दौर भी आए, उनसे कम नुकसान में निपटे। सीएम ने कहा कि 25 दिसंबर तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 18 जिलों में काम पूरा हो चुका है। 29.5 लाख घरों में अब तक पानी पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में कुल 31 लाख घर हैं। उन्होंने 7 साल में अभूतपूर्व विकास की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी की बात भी कही। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी। राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपए है। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि इन सालों में 67 नए कॉलेज और 13 यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। सीएम ने बताया कि इन कॉलेजों में ज्यादातर महिला कॉलेजें हैं। महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं।
कहीं बीएड कोएड भी खुले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। तो इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी, सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा की खेल पॉलिसी को लेकर दूसरे राज्य भी हमारी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पढ़ी लिखी पंचायत पर जोर दिया और बताया कि कैसे सरकार ने इसे लागू करने के लिए संघर्ष किया। पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया। उधर सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने प्रदेशवासियों और सिरसा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी है। साथ ही आने वाली दिवाली की भी उन्होंने बधाई दी। हरियाणा दिवस की प्रदेशवासियों को और सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी के लिए मंगलमय हो। प्रदेश के सभी लोगों के लिए आने वाली दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2 दिन बाद त्योहार है और वैसे तो जो इलेक्शन का माहौल है उसमें त्योहार कल से ही शुरू हो जाएगा और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं एलनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने भी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी और हरियाणा की तरक्की करने की कामना की। हरियाणा दिवस की मेरे जिला वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे हरियाणा में रहने वाले हर व्यक्ति को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा हरियाणा दिन दुगनी रात चौगुनी पर तरक्की करे। हरियाणा ने इन 55 सालों में तरक्की के नए नए आयाम देखे हैं। सरकार और लोगों की मेहनत ने हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें, हरियाणा दिवस है और ऐसे में तरह तरह की बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश की गई, रखी गई हैं, लेकिन उस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है और वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं और यहां तक कि बीजेपी के जितने नेता हैं वो किस तरीके से अपनी बात को पेश कर रहे हैं। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ आपका करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अमित नेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। रंजीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रंजीता मेहता जी, इस खास चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कितना बदल दिया आपने प्रदेश? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भाजपा शासन में आगे बढ़ रहा है और मजबूती से बढ़ रहा है हरियाणा। और आज हरियाणा दिवस की स्थापना दिवस है, आज 56वां। सबको मैं न केवल इसकी बधाई दूंगी बल्कि आने वाला जो दिवाली का महापर्व है उसकी भी बहुत बधाई, और उससे पहले प्री दिवाली जो कल होने जा रही है 2 नवंबर को, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सभी जितने भी काम आज 7 वर्षों में हमने किए, जिस तरीके से गति हमने 7 वर्षों में पकड़ी, उन्होंने एक एक चीज का कंपैरिजन न केवल पुरानी सरकारों से किया बल्कि जितनी भी हमारी उपलब्धियां थी, जितनी हमारी ट्रांसपेरेंसी की काम थे, जितने हमारी पर कैपिटल इनकम में हमारी बढ़ोतरी का बात थी, हमारी गुड गवर्नेंस की बात थी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात थी, हर चीज में जिस तरीके से बेहतरी की है उतने ही हमने रिफॉर्म्स हम पिछले 7 सालों में लेके आए, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, चाहे वो बिजली को हर घर में पहुंचाना और बिजली चोरी के केसेस जिस तरीके से पहले भ्रष्टाचार होता था उसको किस तरीके से रोकना, वो सारी चीजें जो है एक एक करके गिनवाई। और निश्चित तौर पे मैं बधाई देना चाहती हूँ ऐसी ट्रांसपेरेंट सरकार को, जहाँ पर न केवल हरियाणा ने तरक्की की बल्कि जितने भी पुरानी चीजें, अगर मैं नौकरियों में धांधली की बात करती हूँ, डकैती और चोरी की बात करती हूँ, उन सब चीजों के को हमने कंट्रोल किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 तक हर घर में बिजली की जो लक्ष्य था कि पहुंचाने का,
हमने वो लक्ष्य आज 2021 तक लेकर पूरा कर दिया। और हर घर में जो जल पहुंचाने की बात थी वो भी हमने आज 2021-25 दिसंबर तक हमने टारगेट दिया है कि हर घर में जो नल से जल जो है हमारी सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप मानती हैं कि विकास के मार्ग पर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे भी हमारा इसी तरह का विजन है। इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है? संजीव भारद्वाज जी, जितनी बातें सामने रखी जा रही है कि हर क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है और जो प्रदेश है विकास के मार्ग पर लगातार प्रशस्त हो रहा है, और आज हरियाणा में अलग तरह की स्थितियां हैं और हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 है, ये बात खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर कितना सहमत है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और इत्तेफाक नहीं रखते तो तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। खालिद जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि 55 साल हमारे हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गए हैं और जो सत्तारूढ़ दल है ये इस तरह से हर बात को, हर चीज को रखता है कि हरियाणा प्रदेश कई बार तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे 7 साल में ही बना हो, सब कुछ हरियाणा प्रदेश में 7 साल में ही हुआ हो, पहले तो किसी ने कभी कुछ किया ही ना हो। अब मैं ये छोटी छोटी बातें रखूं, इनका जो नेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं उनके मुताबिक क्या महिलाओं पे उत्पीड़न है, क्या बेरोजगारी रेट में हरियाणा प्रदेश, इतना छोटा सा प्रदेश, किस पोजीशन पे खड़ा है, किस तरह से हर रोज पेपर लीक, कोई भी पेपर, मुश्किल से कोई पेपर ऐसा हुआ होगा जो लीक नहीं हुआ होगा। और इस तरह से सड़कों पे लोग अपनी प्राणों की आहुति, चाहे वो किसान है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई उसमें ये आ गया आपका कर्मचारी है, हर रोज हड़तालें ये वो, और किस तरह से लोन की हमारे ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर लोन 48 साल में जो नहीं बढ़ा था, 7 साल के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, फिर भी अपनी पीठ थपथपाना। प्रजातंत्र है, इसमें कौन किसी की बात को रोक सकता है, चाहे वो झूठ हो सच हो, भरम फैलाओ, राज करो। अब इस तरह से सारी बातें संजीव जी, कर रहे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी सामने, उन्होंने बताया कि महाविद्यालय 2014 में 105 थे, आज 172 हैं, 67 नए कॉलेज खोले हैं, 13 नई यूनिवर्सिटी बनी है, 83,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है और हर घर जल नल बनाने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप इस बात से सहमत नहीं है क्या? ये तथ्य क्या मुख्यमंत्री ने खुद गलत पेश किए? नहीं, आप देखिए खालिद भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जो तथ्य हैं, संजीव जी, मैं यश खुराना बात कर रहा हूं आपसे। हमारा इससे पहले जो कांग्रेस, स्पष्टता से कहा, सॉरी आपका नाम मुझे खालिद जी, रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा। एक एक करके देखिए, एक एक करके संयम के साथ बात रखिए। हरियाणा आज दिवस है, कम से कम आज एक एक करके बात सुनने की क्षमता तो होनी चाहिए। मैं खुराना जी आपको बता दूं, मैं किसी की पीछे या किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। जी संजीव जी अपनी बात रखिए, जी अपनी बात रखिए। जब आपने मुझे टाइम दे रखा होगा, अपनी बात रखिए, तो मैं चुप हो जाऊंगा, उस वक्त मैं फिर आगे बात नहीं करूंगा। मैं आपको खुराना जी, मैं आपके माध्यम से ये रखूं, जो सीएम साहब ने बातें रखी हैं वो जर्नल रूटीन में अपनी पीठ, कोई यूनिवर्सिटी बढ़ रही है या कोई, वो सारी उन बातों पे साथ ही साथ ये भी रख देते कि भाई 7 साल में कितना लोन का बोझ हमारे ऊपर चढ़ गया, आज हरियाणा की बेरोजगारी दर कहां पहुंची हुई है, आज महिलाओं के उत्पीड़न पे हमारा। जी रंजीता जी मैं आपके पास लौटूंगा, जवाब दीजिए। जी मैं चुप कर देता हूं, इनको ही टाइम दे दो सारा। संजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उत्तर भी ले लेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उत्तर ले लेंगे एक के साथ। रंजीता जी आपसे आग्रह है कि बीच में ना। मैंने खुराना जी अपनी बात को इस तरह से बहुत कम शब्दों में रखा कि जितनी भी बात, मुझे लगता है कि 7 साल में हरियाणा को बने शायद 7 साल हुए हैं, पीछे किसी ने कुछ नहीं किया। इनकी जितने भी इनके चाहे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे कोई भी हैं,
वो इस तरह से बातें रखते हैं। कई बार तो मालूम पड़ता है कि यार कभी हरियाणा को 7 साल ही ना हुए हों, कि भाई सारे काम ही 7 साल में हुए हैं। ये देखते नहीं कि उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है, आज हम कितने कर्जे में हैं, महंगाई कहां जा रही है, सड़कों पे बेरोजगार युवक कैसे हाहाकार बचा रहे हैं, हरियाणा की बेरोजगारी दर कहां पहुंची हुई है, कुछ नहीं देखते। ठीक है, प्रजातंत्र है, सीएम साहब अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी रख रहे हैं, जनता को फैसला करना है कि कौन से की बात ठीक है, हमारी विपक्ष की, समूची विपक्ष की ठीक है या जो सत्तारूढ़ दल उसकी ठीक है, ये तो प्रजा को फैसला करना है। ठीक है संजीव जी, ठीक है। रंजीता जी अपनी बात रखिए। क्या 7 साल में विकास हुआ है क्या प्रदेश का? यश बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक उपलब्धि गिनाई, उन्होंने पूरी बातों में ये बात भी कही कि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कुछ हुआ हरियाणा में वो आज 7 वर्षों में हुआ है। जितनी भी गवर्नमेंट पहले रही, जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की थी, सब सरकारों ने अपने अपनी जगह पर काम किया। और जो गति हमने 7 वर्षों में पकड़ी है, वो गति पिछले 48 वर्ष जो विपक्ष रहा उससे कहीं तेज हमने पकड़ी है। इस बात के लिए उन्होंने डिफरेंस बताया। और आज जिस तरीके से संजीव भारद्वाज जी बता रहे हैं कि जनता जनार्दन को फैसला करने दीजिए, तो कांग्रेस के क्या हालात है ये तो कल ही आईना सबको इनको नजर आ जाएगा कि इस हालात के अंदर भी जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस वहां की उपचुनाव में रही है, इनकी जमानत जब्त होने की नौबत है, तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन इनको नकार चुकी है। इस बात को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, जहां तक उपलब्धियों की बात है, हरियाणा सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी खोलने के मामले में है, चाहे वो नए कॉलेज खोलने के मामले है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने के मामले में है, हर चीज आंकड़ों के साथ हम बता रहे हैं। अगर वहां पर बनी है तो दिख रही है, कुछ भी कागजों में नहीं है जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारें किया करती थी। और आज डॉक्टर्स की चाहे वो रिक्रूटमेंट की बात कर लीजिए, चाहे वो संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, सुखबीर तंवर जी के पास भी जाना है। ठीक है रंजीता जी, ठीक है। सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुखबीर तंवर जी, इनेलो के प्रवक्ता होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम बातों का जिक्र किया है, उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई है कि 83,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है और महाविद्यालय 2014 में 105 थे, आज 172 हैं, 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, 13 नई यूनिवर्सिटियां बनी है और भी तमाम बातों का जिक्र किया है। यहाँ तक कि खास तौर पर गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया। तो आपके अनुसार आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सच में गुड गवर्नेंस है? और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2014 के बाद विकास की गति है उसने तेजी पकड़ी है, कितना सहमत आप इस बात से? खुराना साहब, सर्वप्रथम जगत ताऊ चौधरी देवीलाल के संघर्ष के अनुरूप स्थापित हरियाणा प्रदेश के 56वें स्थापना दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए हरियाणा वासियों को अनंत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, हालांकि ये भी मुख्यमंत्री जी की ही कोटेशन है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना ये चाहता हूं, निरंतर 55 वर्ष से जो जल वितरण पर हरियाणा प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्पष्ट निर्णय के बावजूद जिस प्रकार की उदासीनता केंद्र सरकार ने दिखाई है, निसंदेह हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के हकों पे कहीं ना कहीं एक कुठाराघात है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी, आप मुझे बता दें क्या हरियाणा प्रदेश में क्या शुद्ध पेयजल उपलब्ध है? और भ्रष्टाचार की भी बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, जो लॉकडाउन में शराब का घोटाला हुआ, जो रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ, उनमें अभी तक क्या हुआ इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से पंचायती राज की भी बात करी, बहन जी रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा, नहीं बोला था रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सुखबीर जी अपनी बात रखिए। ठीक है खुराना साहब, जिस प्रकार से पंचायती राज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी, जब विगत का पंचायत का चुनाव था वो भी 1.5 साल के बाद हुआ था और अभी भी 1 साल होने वाला है। ये पंचायती राज की माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की विगत में, और अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो वर्तमान शासनकाल है उसका एक
उदाहरण है कि कैसे ये पंचायती राज को तोड़ने और मरोड़ने पे लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री जी और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बता दें, जो विश्वविद्यालयों का जिक्र किया, इसमें सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं। और इसके अलावा मैं पूछना आपके चैनल के माध्यम से ये भी चाहता हूं कि जो प्रति व्यक्ति जीडीपी की भी बात करी मुख्यमंत्री साहब ने, हमें बताएं कि प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, विगत के 7 साल में जो प्रति व्यक्ति कर्ज हरियाणा प्रदेश में है वो अतीत में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना ये भी चाहता हूं, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में और समूचे राष्ट्र में जो कृषि कानून सौंपे गए और उसके बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री समेत अनेक भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि आखिर बाजरा के विषय में एमएसपी कहां चली गई, कहां गुम हो गई, एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश में बाजरा क्यों नहीं खरीदा। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है अमित नेहरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं कि जो उपलब्धियां बताई गई हैं, गिनवाई गई हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि आज प्रदेश कर्जदार होता जा रहा है। ठीक है रंजीता जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी विश्लेषण देख लेते हैं, सुन लेते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। अमित नेहरा जी, आप किस तरीके से प्रदेश की तरक्की को देख रहे हैं, या फिर जो बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखी हैं आज, किस तरीके से आप आंकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि पिछले 7 साल पहले और आज की स्थिति में कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं? देखिए यस, जो नींव रखी गई थी हरियाणा की जी, वो पंजाबी सूबा और हरियाणवी सूबा के आधार पे हुई थी। फेरोमान पंजाब की तरफ से बैठे थे, उदय सिंह मान हरियाणा की तरफ से बैठे थे भूख हड़ताल पे। उसके बाद काफी समय के बाद अलग हुआ था हरियाणा। और यस, एक बात तो हमें देखनी पड़ेगी, विकास प्रकृति का नियम है जी। भाई, समय आगे बढ़ता जाता है, विकसित होते चले जाते हैं हम लोग, देश हो, राज्य हो, जिला हो, गांव हो, तो प्रकृति का नियम है। तो उस नियम से हरियाणा भी अछूता नहीं है। अब बात क्या है कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं यहाँ पे, तो विकास के साथ साथ हमें जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं हरियाणा के और जो अनसुलझे हैं, जिनका जो समाधान है वो पॉलिटिकल पार्टियां ही कर सकती हैं और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग वो ही कर सकते हैं। तो उन पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा पहुंच गई अपनी, देखिए एमएसपी के मुद्दे पे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो किसानों से जुड़ा मुद्दा है। हरियाणा की स्थापना का इसमें कोई ज्यादा उसमें नहीं एक कोरिलेशन, मुद्दा बढ़िया है, मैं ये मुद्दे की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें मुद्दा वही चाहिए जो सिर्फ हरियाणा से जुड़ा हुआ हो, तो उस पर चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन ये चर्चा करें कि कौन सी पार्टी कितने दिनों तक शासन में रही हरियाणा में। तो देखिए मोटा मोटी ये है कि सबसे ज्यादा जो शासन रहा है हरियाणा में 1966 से लेके अब तक, तो कांग्रेस का लगा लेते हैं कि लगभग 40 साल ये शासन में रहे। साथ में 3 साल अगर हरियाणा विकास पार्टी को भी जोड़ लें, क्योंकि वो उसी की धारा थी, वो बाद में उसी में समाहित हो गई, कांग्रेस से निकल के कांग्रेस में आ गई, तो वो भी 3 साल ही नहीं के जोड़ दे तो 43 साल बनते हैं ये। अब दूसरी पार्टी कौन सी है जो सबसे ज्यादा लंबे समय में शासन में रही? तो जी दूसरी पार्टी आप मानेंगे कि बीजेपी है। हालांकि डायरेक्ट नहीं रही है, लेकिन 3 साल तो 1977 से लेकर 1980 तक रही है सहयोगी लोकदल के साथ। उसके बाद 1987 से लेके 1991 तक रही है ये फिर लोकदल के साथ। उसके बाद फिर हरियाणा विकास पार्टी के साथ 1996 से लेके 1999 तक रही है, और फिर अब 2014 से लेके अभी तक ये शासन में है। तो ये मोटा मोटी मान लें कि 22 साल तक शासन में रहे हैं। तो अगर विकास का श्रेय इनको जाता है, तो जो चीजें गड़बड़ हुई हैं तो उनका भी श्रेय इनके तरफ जाना चाहिए। तीसरी जो पार्टी है वो आप इनेलो मान लीजिए, पहले जो लोकदल थी अब वो इनेलो है, तो मोटा मोटी लगभग 15 साल तक शासन में रही है। तो ये 3 चक हो गए यस मोटे मोटे, एक 43 साल वाली पार्टी, एक 22 साल वाली पार्टी और एक 15 साल वाली पार्टी।
अब मुद्दे क्या है हरियाणा के सामने जिनका हमें राजनीतिक समाधान चाहिए? ये नहीं है आज हम शिक्षा पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, वो एक राष्ट्रीय इश्यू है, राष्ट्रीय मुद्दा है और वही हरियाणा का मुद्दा है। लेकिन हरियाणा के जो खास मुद्दे हैं वो क्या है, उन पे हम चर्चा करें तो बेहतर है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राजधानी को लेके है कि 55 साल में हमारी आज तक राजधानी नहीं बन पाई जी। वो क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि हमारे जो नेता हैं, चाहे विपक्षी नेता हो या सत्तारूढ़ के नेता हो, तो उन्होंने चंडीगढ़ को ही मुद्दा बना दिया कि हम चंडीगढ़ पंजाब को नहीं देंगे, उधर पंजाब वाले मुद्दा बनाए रहे कि हम हरियाणा को नहीं देंगे। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है आज के दिन चंडीगढ़ की, वो ना तो पंजाब के काम की है और ना हरियाणा के काम की है। बेहतर ये होता कि ये मांग करते कि हमें बीच में चाहिए जहां से 2-3 घंटे में प्रत्येक हरियाणा वासी राजधानी में जाके वापस। तो इनको ये जिद छोड़नी पड़ेगी, सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कि आप संभालें और उसके बदले में हमें बजट दें ताकि हम नई राजधानी बनाएं। दूसरा मुद्दा है सचिवालय का, अपना पूरा सचिवालय भी नहीं बना है पंजाब और हरियाणा बराबर के, उसमें झगड़ा चलता रहता है कि आपने ज्यादा जगह ले ली, हमें कम दी। तीसरा मुद्दा है हाई कोर्ट का। 55 साल में हम अब तक अपनी हाई कोर्ट नहीं बना पाए। तो उसमें क्या होता है कि फटाफट हमारे फैसले हो, एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट हो, लेकिन इन मुद्दों से भाग रहे हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टियां भाग रही हैं। वो ये तो कह देते हैं कि हमारा हक है चंडीगढ़ पे, लेकिन चंडीगढ़ काम किसका है, ये किसके काम आएगा? अंबाला और पंचकुला यमुनानगर को छोड़ दें या कुरुक्षेत्र तक मान लें तो बाकी हरियाणा के लिए तो यूजलेस है। अगर बीच में बनाई जाए राजधानी तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब एक ट्रेंड और चल पड़ा 1980-81 के बाद, 82 के बाद, कि पंचकुला में इतनी ज्यादा बिल्डिंगें बना दी, सरकारी बिल्डिंगें, वो एक और सफेद हाथी खड़ा कर दिया। मान लिया कल को चंडीगढ़ के ऊपर फैसला हो जाए तो पंचकुला एक नया सिरदर्द बन जाएगा, भाई वहां से कैसे शिफ्ट करेंगे जो नई बिल्डिंग बनी है। तो इस पे विचार करना चाहिए, जो हमारी गलतियां रही हैं। अब बात आ जाती है कि हमने पाया क्या पंजाब से अलग होने के बाद? हमने काफी कुछ पाया है। देखिए, शिक्षा में तरक्की की है, उसके बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जहां पूरे देश में जहां पे सबसे पहले प्रत्येक गांव में बिजली आई, जहां पे प्रत्येक गांव में सबसे पहले अपने सड़कें आई और पानी आया हर एक गांव में। तो ये एक उपलब्धि थी, अच्छी उपलब्धि है। उसके बाद भी क्या है कि लेकिन आप इस 7 साल वाली सरकार को आप क्या इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे? अपनी समझ के अनुसार, अपने आकलन के अनुसार गुड गवर्नेंस की परिभाषा दे तो ये ठीक है क्या? क्योंकि मुझे याद है कि 2014 में सरकार यही कहती है कि गुड और बैड। देखिए, यस, आप शायद मेरी बात का इशारा समझे नहीं। मैंने एक बात कही है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पे सुलझाने का क्या काम हुआ। भाई देखिए, अगर मान लिया मैं आपकी बात समझ गया हूं, जो पॉलिटिकल मुद्दे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रदेश के बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार लगातार कहती रही है, तो क्या इसको गुड गवर्नेंस हम कह सकते हैं? नहीं, इसको गवर्नेंस कह सकते हैं हम, गुड और बैड में नहीं पढ़ते, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर अच्छाई है तो उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई है तो गवर्नेंस तो कह सकते हैं। इसको गुड गवर्नेंस कहना तो वो ऐसा ना कि पीछे जो 2014 तक एक स्लोगन आया था, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, आपको ध्यान होगा जी। पिछली सरकार थी तो वो उसने एक स्लोगन बहुत बजाया था, नंबर 1 हरियाणा, लेकिन हकीकत में नंबर 1 हरियाणा नहीं था वो। तो उसी तरह अगर ये कहेंगे कि हमारा नारा है गुड गवर्नेंस, तो बहुत ज्यादा गुड गवर्नेंस भी नहीं है। हाँ, गवर्नेंस है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते, कई चीजों में पारदर्शिता आई है, लेकिन पारदर्शिता को फिर वो बट्टे खाते छोड़ दिया है। जैसे कुछ अच्छी बातें हुई हैं, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी है, टीचर्स की जो ट्रांसफर वाली बात है, और ऑनलाइन का काम हुआ है, लेकिन उसमें भी काफी कुछ हिच है। विपक्षी पार्टियां उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकती हैं, क्योंकि वो एक बहुत छोटा मुद्दा है। यस, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस जो भी है, बात यह है कि हरियाणा के सामने जो समस्याएं हैं, अभी एक प्रतिभागी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, SYL का पानी जी। देखिए, ये हमारे पास, हरियाणा के पास कोई ऐसी खुद की नदी नहीं है जो 12 मासी हो।
ले दे के एक यमुना है, लेकिन यमुना अकेले हरियाणा की नहीं है, उसपे उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है। और हरियाणा का ज्यादातर जो इलाका है वो कृषि पे आधारित है। और SYL जो है हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। लेकिन ये SYL का जो पानी है ये पॉलिटिकल मुद्दा जरूर है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए कोई नहीं आता। मतलब पॉलिटिकल मुद्दों का भी समाधान होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है रंजीता मेहता जी, ये जो चार पॉलिटिकल मुद्दे अमित नेहरा जी ने सामने रखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहला पॉइंट है कि राजधानी नहीं बनी है, दूसरा पॉइंट है कि सचिवालय, तीसरा पॉइंट हाईकोर्ट और चौथा पॉइंट है SYL। इसके अलावा भी और से पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर प्रदेश से सरोकार रखते हैं। इसके साथ साथ जो बुनियादी मुद्दे हैं उनका तो समाधान होना ही चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है पहले दिन से लेकर अब तक कि प्रदेश में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1 लाख का कर्ज होता है कम से कम, और आज प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है। इस बात का जिक्र क्यों नहीं होता? बेरोजगारी के मामले में प्रदेश कहां पर खड़ा है? CMI की रिपोर्ट लगातार सामने आती रही है और आईना दिखाती रही है कि 35% से ज्यादा बेरोजगारी है इस पूरे देश भर में। अगर सबसे ज्यादा कहें तो हरियाणा। अगर आप मुझे अब एक एक चीज करके जवाब दें। जी रंजीता जी बोलिए। तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। सबसे पहले मुद्दा हमारे विपक्ष ने उठाया और नेहरा जी ने जो SYL का उठाया, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी सबको देना चाहूंगी कि ये हमारी सरकार थी जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगा कर बार बार इस बात को जताया कि हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि बिल्कुल है ये हरियाणा का हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए, जिसको कि 12 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से ठंडे बस्ते में डालकर रखा। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने उसके ऊपर उनको राजी किया, और अब सिर्फ अवार्ड घोषित होना है। वो कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। निश्चित तौर पे SYL का पानी हमें मिलकर रहेगा, वो हमारा हक है, जिसको इतने सालों से ठंडे बस्ते में डालकर सिर्फ मिट्टी डालने का काम किया जाता था। गंदगी को अगर कारपेट के नीचे दबा दिया जाए तो बदबू तो किसी वर्ष आती ही आती है। हमने ऐसा एक भी काम नहीं किया। जो भी समस्या आई उसका समाधान तुरंत करने की कोशिश की। दूसरा सवाल उठाया इन्होंने बाजरे को लेकर कि बाजरे का जो रेट है MSP की हम बात करते हैं, हमने कहा कि MSP के तहत बिकेगा, खरीदा जाए, तो उसके ऊपर इन्होंने बाजरे पर सवाल उठाया। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, बाजरे के अंदर जिस तरीके से इस बार नहीं रंजीता जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका आप उत्तर दीजिए। जो चार पॉलिटिकल जो बड़े मुद्दे हैं वो जो मैंने आपके सामने रखे हैं, अमित नेहरा जी ने भी बहुत अच्छे से उसको प्रकाश किया है, उस पर केंद्रित किया है, ध्यान देने की कोशिश की है कि इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मैं एक एक करके सब चीजों का जवाब दूंगी। ये सवाल जी जल्दी कहा था कि अगर प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं तो दे, उस बात का जवाब दे रही हूँ। बाजरे की फसल बारिश की नमी की वजह से इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर सरकार खरीदती तो वो अच्छा बाजरा खरीदती 1600-1650 वाला। उससे क्या होता, जो खराबे वाले बाजरा था वो लोग जो किसान थे वो बुरी तरीके से इफेक्ट होते, जिसके चलते हमने ये तय किया कि 600 रुपया हम देंगे ताकि जो 1600-1650 वाला है उसको भी 2100-2200 का रेट मिल गया, और जो खराबे का बाजरा है जिसको रेट 1100-1200 मिलना था उसको भी कंपनसेट करे सरकार और उसको 600 रुपए मिले। आज तक अगर इतिहास की मैं बात करती हूँ तो पिछले साल 700 करोड़ का नुकसान सरकार को इस वजह से हुआ क्योंकि बाजरा हमने MSP तक खरीदा, जिससे धांधलियां क्या हुई, जो पड़ोसी राज्य की सरकार थी राजस्थान और पंजाब वाले, उन्होंने लाकर अपना बाजरा यहाँ पर भेजा। इसलिए हमने मेरा फसल मेरा ब्यौरा में इसकी डिस्कशन करने का काम किया ताकि इस धांधली को रोका जाए, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। और जहां तक नौकरियों की बात है, आपने बात की CMI की, सबको पता है कि CMI क्या है। कांग्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके जो बनाने वाले हैं, जिसका सारा अध्ययन करने वाले हैं वो कांग्रेस की मैन्युफैक्चर तैयार करते हैं, कांग्रेस पार्टी की है, ये सबको पता है। और जहां तक नौकरियों की बात है कि पिछले 10 वर्षों में जितनी कांग्रेस ने नौकरियां नहीं दी थी, मात्र 7 वर्षों में उससे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी है। और जिस तरीके से 2 साल बीच में अगर मैं कोरोना काल के लगाऊं, जिस तरीके से अफेक्टेड हमारा एरिया था, उसके बावजूद जितनी सूझबूझ से हमने काम किया और हमने अपनी GDP को नहीं गिरने दिया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपानी वाजिब है। क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उद्योगों को हम बढ़ा रहे हैं, न केवल हमने भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया है बल्कि 0 टॉलरेंस करके जहां भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत है उसको ऑटो बोर्ड में लेकर आए हैं ताकि अगर 30 दिनों में। रंजीता जी, आप CMI की रिपोर्ट को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी है जो बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करे, या केंद्र सरकार के पास? बताइए फिलहाल
प्रदेश में क्या स्थिति है बेरोजगारी को लेकर, इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जितनी पिछले की सरकारें रही है, मैंने आपको तभी उसका कंपैरिजन बताया कि उन्होंने 10 सालों में इतनी नौकरियां नहीं दी जितनी 7 सालों में उससे ज्यादा हम दे चुके हैं। वो 7 करोड़ देते थे, हमने 83,000 दिए हैं। और जो नेहरा जी ने मुद्दे उठाए, जो उन्होंने सचिवालय का मुद्दा उठाया, जो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैपिटल बनाने का मुद्दा उठाया, बहुत ही वाजिब मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर इसके ऊपर भी संज्ञान लेकर ठीक है संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी अपनी बात रखिए। सेंटर की कुछ जगह सेलेक्ट की जाए जहाँ से हमारी राजधानी बने। संजीव जी अपनी बात रखिए। खुराना जी ये ठीक है कि हम सब प्रवक्ता भी और सब नेता, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो, हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा तरक्की करे। इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो बहस, ये जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, कोई स्वयं अपनी पीठ थपथपाए और एक धार्मिक प्रचार करे, ये अमित नेहरा जी ने बहुत वाजिब फरमाया कि जो मुद्दे असल मुद्दे हैं, जो अब तक सॉल्व होने चाहिए, वो किसी भी सरकार में पूरी तरह से सीरियसली अब तक वो सॉल्व नहीं करे गए। इन मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी था, एक बात जी। दूसरी बात, जहां तक ये कहते हैं कर्जा लेके मैं कर्जा ले लूं, आप कर्जा ले लें, नेहरा जी कर्जा ले लें, या कोई भी प्रवक्ता कर्जा ले ले और उसमें कहे मैं खुश हूं, और बेवजह कर्जे के नीचे आके कोई चीज हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये भी सुखबीर तंवर जी ने ये भी बहुत वाजिब फरमाया कि अपनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने कौन सी चीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर को तो एक किस्म से ताले लगा दिए। सारी चीजें जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बराबर चलता था, हर चीज को जो चीजें जोड़ी गई थी और पूरे इत्मीनान से दोनों को बराबर चलाया जा रहा था, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर तो खत्म ही कर दिया, आगे इससे ज्यादा ऐसी शंका है कि इससे ज्यादा पोजीशन खराब होगी। आहिस्ता आहिस्ता सारा प्राइवेट सेक्टर में चीजें दी जा रही हैं। जहां तक सीएम साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो आज स्टेटमेंट आई है, ठीक है, प्रजातंत्र में वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी विशेष बात 7 साल के अंदर जो मुद्दे पहले थे, जिन मुद्दों को आधार बना के सत्ता ली थी, वो आज भी एज इट इज खड़े हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अलबत्ता कई चीजों के सत्तारूढ़ दल के साथ सहयोग। रंजीता जी मैं आपके पास आता हूँ, ठीक। रंजीता जी मैं आपके पास आता हूँ। संजीव जी रंजीता जी मैं आपके पास आता हूँ, ठीक। संज्ञान लेकर हमने उसके ऊपर हम है ना, हम खुराना जी ये अपनी आदत से मजबूर हैं, ये इनको बेचैनी हो जाती है, सारी डिबेट खराब तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था, सारी टाइम दिया पूरा अपनी बात खराब करती है, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? इनको चैन नहीं आता। अब संजीव भी अपनी बात रख रहे हैं। संजीव जी आपसे आग्रह, मुद्दे पर आइए। ठीक है संजीव जी मुद्दे पर आइए, अपनी बात रखिए। कोई नहीं करती, ठीक है संजीव जी मुद्दे पर आइए ना, इनके बीच में कोई नहीं बोलता। रंजीता जी ठीक है, संजीव जी अपनी बात रखिए, ठीक है, मुद्दे पर आइए। और इसके साथ साथ एक और मेरा आपसे सवाल है, जो आप बात रख रहे थे, इसके साथ साथ मैं जोड़ के एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। गुड गवर्नेंस की बात लगातार सरकार कह रही है, लेकिन क्या गुड ऑपोजिशन साथ में चल रहा है, तालमेल करते हुए? ऐसा है, अपोजिशन विपक्षी पार्टी अपना उत्तरदायित्व समझती हैं, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी है, वो अपना उत्तरदायित्व पूरे संविधान के मुताबिक, संविधान की हदों में रहकर, और हर मुद्दे पे जो जनसाधारण से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके बारे में हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रही है। चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे बेरोजगार युवकों का मुद्दा है, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मुद्दा है, समय समय पर सड़कों पे आके, आज देखें महंगाई कहां पहुंच गई, पेट्रोल के क्या रेट हैं, डीजल के क्या रेट हैं,
क्या कृषि पे जब से देश आजाद हुआ क्या कृषि पे कभी कोई टैक्स लगाया गया था? क्या किसी गवर्नमेंट ने लगाया? लेकिन हद हो रही है हर चीजों की। वो कहना कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा तो यही कह सकते हैं, यही प्रचार कर सकते हैं। जनता बेहतर जानती है और समय समय पर जनता इस बात का जवाब अपने वोट के माध्यम से दे या किसी और माध्यम से इनको बताए। सड़कों पे बता रहे हैं, जैसे किसान बता रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार के अंदर इतना बड़ा एजिटेशन और इतने लोग शहीद होना ये रिकॉर्ड बन गया। ठीक है संजीव जी, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, हम 55 साल बेमिसाल तो कहते हैं, लेकिन जब 7 साल इसमें बीजेपी की सरकार के जुड़ते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या विरोध के लिए विरोध करना सही है, राजनीति के लिए राजनीति करना सही है? ये कहां तक जायज मानते हैं? खुराना साहब, जो आपका सवाल है और जिस प्रकार से एसवाईएल पे सफाई दी गई जी, मेरा आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को ये कहना है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया, उस वक्त आज के और उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के अध्यक्षता में सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ था और उसमें ये तय हुआ था कि माननीय मनोहर लाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे। आज उन बातों को 6 साल के करीब समय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सेकंड का भी समय हरियाणा की जीवन रेखा एसवाईएल पर नहीं ले पाए, ये बिल्कुल तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा गुड गवर्नेंस की बड़ी अच्छी बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ, गुड गवर्नेंस, कर्ज लेके घी पीना, यही गुड गवर्नेंस है। अरे गुड गवर्नेंस में तो शराब घोटाला है लॉकडाउन में, गुड गवर्नेंस में रजिस्ट्री का घोटाला है, गुड गवर्नेंस पेपर लीक, जिस प्रकार से सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, वो भी गुड गवर्नेंस है। और मैं रंजीता जी से कहना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव जिले से हूँ और मेरे घर पे बिजली नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली की बात कर रहे हैं, भाई ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली की देने वाला यही लोग हैं। दे दें जवाब। देखिए, तथ्यों की बात तथ्य से करे और बीच में बोलने से कुछ होता थोड़े। मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, कोई फर्क इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं होगा। तथ्यों की बात का जवाब तथ्य से दे, बेवजह में इसमें बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है रंजीता जी, जल्दी से जवाब दीजिए, चूंकि अमित नेहरा जी भी हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी फिर तमाम स्थितियों का आकलन करेंगे। रंजीता जी, जीडीपी की जहाँ तक बात है, जिसको -23% बताते हैं, आंकड़े कहते हैं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो 3,53,000 करोड़ 3,53,000 करोड़ जो जीडीपी थी, आज 2021 के अंदर वो बढ़कर 7,64,000 करोड़ हो चुकी है। क्या इस बात से ये इनकार करते हैं? और जो गुड गवर्नेंस की बात को इनकार करते हैं, भ्रष्टाचार को इनकार करते हैं, इनसे ये पूछिए कि इनके टाइम की नौकरियों की जो भर्ती थी, जो घोटाले थे, उसकी सजा ये आज तक भुगतते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक भी शिकायत अगर हमें मिली है, हमने तुरंत पेपर रद्द करके उसको दोबारा कराने का काम किया है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो वंचित ना रह जाए और जो उचित व्यक्ति है उसको ही नौकरी मिले। कोई भी पहले की सरकारें दिखा दीजिए, जब जिस तरीके का मुद्दा उठता था उसको कारपेट के नीचे दबा देते थे क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। ये हमारी पहली सरकार है। अगर एक भी पेपर लीक हुआ, एक जगह भी नेटवर्क की शिकायत आई, एक जगह भी हमें ध्यान से पकड़ेगी, आज 40 लोगों को हम ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं और 40 लोग और गिरफ्तार हो रहे हैं। इतना बड़ा नेक्सस हमने पकड़ने का काम किया है क्योंकि आदतें बड़ी हुई पूर्ववर्ती सरकारों की, पर्ची किसी की, खर्ची किसी की, अंगूठा किसी का, निशान किसी का, पर्ची किसी की, इन चीजों पर रोकथाम लगाया तो हमारी सरकार ने लगाया है। और जो ये बात करते हैं ग्रोथ की, वृद्धि दर की अगर बात करते हैं 2014 के अंदर 6.24% थी, आज 2021 के अंदर कोरोना के 2 साल होने के बावजूद 7.78% है। हमारा लक्ष्य ये है, फिर भी हम इसको 1-2 वर्ष के अंदर 8% तक लेके जाएंगे। अगर सरकार काम कर रही है तो ही जीडीपी और वृद्धि दर बढ़ रहा है। आपके आंकड़े बताइए, अगर मैं किसी बात को गलत कर रही हूँ तो मुझे स्टॉप पे टोकिए। और जहां तक पर्यावरण को ठीक करने की बात है, हमने कोविड शिक्षा लेकर हजारों करोड़ जो पेड़ों को लगाने का काम किया है। किसी की जयंती हो, किसी का भी कोई त्योहार हो, हमारा एक कार्यकर्ता जाकर पेड़ लगवाता, पेड़ लगाकर जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन तक हम लगा रहे हैं 5 एकड़ से 2 एकड़ तक। आप मुझे इनसे पूछिए कि आज तक ऐसी कोई भी चीज इन्होंने इनिशिएटिव किया था? आज पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर हाहाकार मचता है, महंगाई को लेकर हाहाकार मचता है। पूर्ववर्ती की सरकारें ये बता दें कि जो बोझ इन्होंने अपना हमारे ऊपर लादा है, जो इनका लोन आज तक हम चुका रहे हैं, जो ब्याज हम आज तक चुका रहे हैं,
आज पेट्रोल और डीजल के लिए इन्होंने अपने हरियाणा देश के अंदर कौन सी प्रदेश में कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया था? आप मुझे मेरे से ठीक है रंजीता जी, ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, आपने बात रखी है। सुखबीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात रखिए। एक बारी अमित नेहरा जी के पास चलते हैं। सुखबीर जी, ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, सुखबीर जी रखिए। कहना ये चाह रहा हूँ, जो पर्यावरण की बात करी रंजीता जी ने, रंजीता जी शायद भूल गई, अरावली के पेड़ों को काटने की अनुमति जो विगत की सरकार थी, पिछले वक्त की, उसने दी थी, और सुप्रीम कोर्ट से क्या जोरदार तमाचा पड़ने के बाद वो कार्रवाई रुकी थी। शायद ये भूल गई है जो पर्यावरण की बात कर रही है। चुनाव हमारी सरकार ने आके ही अरावली के खाली कराने का काम किया। ठीक है, सभी ने आपने एक एक करके बात रखी है। अमित नेहरा जी के पास चलते हैं। ठीक है, बोलने में कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए, हो हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप सभी से आग्रह एक एक करके बात रखिए। आप तथ्यों नहीं भटक नहीं सकते। नहीं, ठीक है, देखिए, एक एक करके बात रखिए और तथ्यों के साथ बात रखिए। ठीक है। अमित नेहरा जी, अगर पॉलिटिकल मुद्दों के इतर अगर बात करें प्रदेश के बुनियादी मुद्दों की, तो बुनियादी मुद्दों में हमने पिछले 55 सालों में और खासतौर पर बात करें इन 7 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है, एक आपका विश्लेषण मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बात रखी है कि 83,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है, इतनी हमने यूनिवर्सिटियां बना दी है, नए कॉलेज भी खोले हैं, महाविद्यालय 105 थे 2014 में, आज 172 हैं। और बात करें यहां पर विपक्ष जो लगातार बात कहता है कि जब इस प्रदेश में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 1 लाख का कर्ज लेकर पैदा होता है। और जिस तरीके से बात यहां पर रखी गई कि कर्जा लेकर घी पीना, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है? इन तमाम बातों का आकलन एक। देखिए यश, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसको आप और हम मिलकर नहीं रोक सकते, कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, वो चलता रहेगा। कई ऐसे फैक्टर हैं हरियाणा के फेवर में जो इसको विकासशील बनाते हैं। दिल्ली के पास नजदीक होना, अच्छी जगह होना, समतल जगह होना, उपजाऊ मिट्टी होना यहाँ की, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको विकास की तरफ धकेलते हैं, अग्रेसित करते हैं। अब बात आई कि हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, इतने कॉलेज बना दिए जी। कई वक्ताओं ने ये दावे किए, उनका कईयों ने खंडन भी किया, लेकिन क्या है, हकीकत क्या है उन यूनिवर्सिटीज की? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉलेजों से संचालित हो रही हैं, उनकी बिल्डिंगें नहीं हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं वो स्कूलों में चल रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड है, स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां कॉलेज में चल रही हैं। तो उनका बनाने का फायदा क्या है? आप प्रॉपर पहले बिल्डिंग बनाएं जी, फिर उसमें यूनिवर्सिटी डालें, पहले बिल्डिंग बनाएं फिर उसमें कॉलेज डालें। तो ये चीजें हैं। अब एक और बात आई है, कर्ज लेके घी पीना। दोनों बातें सही हैं। देखिए, कर्ज लेना बुरा भी है और अच्छा भी है, बशर्ते आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। भाई, आप अगर डेवलपमेंट के कामों के लिए कर्ज लेते हैं तो बुरा नहीं है। भाई, इकोनॉमिक्स के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि बिना कर्ज लिए आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं तो कर्जे के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे स्टेट के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम लंबी चौड़ी चीजें कर सकें। अब डेवलपमेंट का अभिप्राय क्या है, अब इस पे आ जाएं। डेवलपमेंट होगी कहां पे? अब ये कह रहे हैं कि नौकरियां एक बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट से जुड़ा मुद्दा है। मैं ये कहता हूं कि सरकार कितनी भी मजबूत हो, कितना भी पैसा हो, वो प्रदेश के सभी लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। ये कोई भी एडमिट नहीं कर सकता, विपक्ष भी नहीं कर सकता एडमिट कि हाँ, हम अगर सत्ता में आए तो सभी को सरकारी नौकरियां देंगे, क्योंकि वो एक परसेंटेज है भाई, एक सीमा है पदों की। तो नौकरियां मिलेंगी कहां पे लोगों को? वो प्राइवेट सेक्टर के पास है नौकरियां। प्राइवेट सेक्टर डेवलप कैसे होगा जी? प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके, जो बड़े बड़े अंडरटेकिंग है, जो उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम, उनका निर्माण करके, उनको करके। लेकिन अगर देखा जाए हरियाणा में तो डेवलपमेंट का काम पिछले 15-20 साल से अटका पड़ा है। गुड़गांव तो बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्रियल हब जी। तो कांग्रेस के भाई बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बीजेपी के भी बैठे हैं, तो कोई सरकारी कोई सेक्टर आया नहीं है पिछले 15-16 साल से गुड़गांव में कि जमीन आई हो।
और यहां तक कि जो SEZ रिलायंस को तोहफे में दे दिया था एक सरकार ने जी, लगभग 1800-1900 एकड़ थी, वो एक गिफ्ट में दे दी थी, वो अनैतिक रूप से दी थी और वो कहते हैं ना कि एक गलत तरीके से, तो रिलायंस को वापस करनी पड़ी थी। जब ये पता चला कि कोर्ट में गया केस तो उन्होंने वापस कर दी थी वो जमीन, लेकिन वो 1900 एकड़ एज इट इज पड़ी है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, पिछले 6-7-8-9 साल से पड़ी है वो। तो जब तक इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, नए सेक्टर नहीं आएंगे सरकारी, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? कोई बहुत बड़ी मदर कंपनी नहीं आई है, दावे बहुत करते हैं। एक वो हरियाणा समिट हुई थी मेरे ख्याल से 2016 में, उसमें दावे किए गए थे कि 5.5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा हरियाणा में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट आया उसके बाद। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी भी सरकार की, ठीक है, लेकिन ठीक है अमित नेहरा, इस दिशा में प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। ठीक है रंजीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुखबीर जी, आपका ही शुक्रिया बहुत बहुत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज से 55 साल पहले पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक क्या स्थितियां रही, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज जो समस्याएं प्रदेश के सामने है, क्या उसका निवारण हो पा रहा है, क्या उसका हल हो पा रहा है, और जो गुड गवर्नेंस की बात लगातार कही जा रही है, क्या वो सच में गुड गवर्नेंस है? इन तमाम बातों का आकलन भी जनता अपने तरीके से कर रही है और जनता बेहतर तरीके से जानती है कि ये प्रदेश समय समय पर और कितनी तेजी से कितना बदला है। फिलहाल इस खास चर्चा में मुझे भी दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।